सुशांत जी, एक और चीज जो रूस इसके साथ साथ समानांतर कर रहा है वो ये कि एक छोटा सा ही कदम, जैसे बेलारूस में अब जो मोबाइल नेटवर्क है वो रोमिंग नहीं होगा, जो रूस का नेटवर्क है वही वहां पर चलेगा। जो साउथ ओसेटिया है वहां पर एक रेफरेंडम होने वाला है कि वो क्या फॉर्मली ज्वाइन कर ले रूस को, यानी यूनिफिकेशन का एक नया दौर उस ओर से शुरू हो चुका है। बट श्वेता, ये काफी देर से रूस की ये नीति रही है, क्योंकि बहुत सारे एरियाज जो पुरानी सोवियत रिपब्लिक्स थी उसके बहुत सारे एरियाज ऐसे थे जहां पर रूसी एथनिसिटी के लोग जो थे वो बहुल में थे। ये जॉर्जिया में भी हमने देखा है, ये और बहुत सारे एरियाज हैं जो छोटी छोटी रिपब्लिक्स थे वहां पर ये वाले प्रॉब्लम्स थे। आर्मीनिया में था और जगहों पर भी था। तो वो तो एक बहुत पुरानी नीति चले आ रही है और उसमें शायद उसको भी अगले लेवल पर ले गए हैं कि उसको अगर अपने अंदर अब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक साउथ ओसेटिया जैसी जगह को उन्होंने एक मान्यता दे रखी थी, दुनिया में और कोई नहीं मानता था उनको, लेकिन रूस ने दे रखी थी और अब वो उसको अपने अंदर विलय कर रहे हैं। तो ये वो पुरानी नीति को अगले लेवल पर लेके चले गए हैं। जहां तक यूक्रेन का सवाल है कि देखिए, अगर तो वो जैसे एयर मार्शल साहब कह रहे हैं कि वो कंसोलिडेट करके इन एरियाज को या तो अलग कर देंगे यूक्रेन से या रूस के अंदर उसको विलय कर लेंगे, तो फिर देखिए दूसरी साइड को भी तो एक वोट मिलता है ना। ये तो नहीं है कि सिर्फ रूस के पास ही वोट है, रूस ही सब कुछ डिसाइड करेगा, दूसरे वाले कुछ नहीं करेंगे। और दूसरे वालों के साथ भी एक शक्ति है जो उनका समर्थन कर रही है। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास S-400 है और उससे आप मुकाबला कर रहे हैं, या आप स्टिंगर मिसाइल से मुकाबला कर रहे हैं, या आप जैवलिन से मुकाबला कर रहे हैं। इशू ये है कि आप मुकाबला कर रहे हैं और जो आपके ऊपर आक्रामक सेना है आप उसको रोक रहे हैं, उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। उसका जितना ऑब्जेक्टिव था, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, वो पूरी तरीके से पूरा नहीं हुआ। अब मैं चाहता हूं कि मैं पूरे पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लूं, लेकिन मैं मैक्सिमम लाहौर तक ही पहुंच सकता हूं और उसके बाद मैं ये कहता हूं अच्छा यार लाहौर तो ले लेता हूं, उसके बाद देखूंगा क्या करना है। तो वो तो एक लिहाज से मेरी जो पूरी रणनीति थी या जो मेरी पूरी स्ट्रैटेजी वो तो विफल हो गई ना। रूस के साथ यही हो रहा है। और उसके बाद जो असर होगा, देखिए रूस की अर्थव्यवस्था कोई बहुत बड़ी नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था की आधी है उनकी अर्थव्यवस्था रूस की। और अब जो उनके ऊपर जो विपदाएं पड़ेंगी, क्योंकि उनको अलग थलग कराया जा रहा है दुनिया भर से, तो उसका भी एक असर पड़ेगा। कब तक वो ये जंग जो है यूक्रेन में जो काफी महंगी पड़ रही है, वो कब तक चला सकता है इसको, ये भी तो एक इशू होगा ना। क्योंकि इसका असर फिर रूस के अंदर होना शुरू हो जाएगा, शॉर्टेजेस शुरू हो जाएंगी, चीजें नहीं मिलेंगी, लोग अब हकारत की नजर से देखेंगे सरकार को, ये तमाम चीजें होंगी। अब वापस 1940 के डेकेड में जाना, जबकि वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी का राज था और जिस तरीके का तंत्र था, और कम्युनिस्ट जिस तरीके का तंत्र चलाते हैं वो हमारे को पता है। अब वो हालात तो रहे नहीं। अब तो रूस का एक जो अर्थव्यवस्था थी काफी हद तक सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ कनेक्टेड थी, उससे उसको अलग थलग कर दिया गया है। उसका भी तो एक खामियाजा होगा। उस सारी चीजों को आप फैक्टर इन करें तो मुझे नहीं लगता कि ये रूस के बहुत हित में जाएगा ये सारा का सारा जंग है। और एक लिहाज से उनके ऊपर ये उलटवार ही होगा। उनको इसका कोई फायदा नजर नहीं आ रहा मुझे, बट आई कुड बी रॉन्ग, बट ये तो आगे चल के ही पता लगेगा। कर्नल दिनेश नैन, आगे क्या देख रहे हैं अब आप? आगे क्या कर सकता है अब रूस? यूक्रेन के पीछे दुनिया का जो हिस्सा लगा है वो हथियार सप्लाई कर रहा है, वो चाहता है यूक्रेन मुकाबला करे और वो उन इलाकों में उस तरीके से डटा हुआ है। लेकिन अब आगे बहुत कुछ निर्भर यह करता है कि रूस आगे क्या चाहता है, बातचीत की मेज पर आखिर कितना कंसीड करने को तैयार होगा। देखिए, मुझे लगता है श्वेता कि रूस वही करेगा जो आज तक करता आया। उसने जॉर्जिया में भी यही किया, उसने मालडोवा में भी यही किया, उसने चेचन्या में भी यही करने की कोशिश की, और वो है फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट। यानी जो उसके इंटरेस्ट के इलाके हैं, खासकर डोनबास का, और लैंड लॉक करके पूरा जोपर्जिया से लेके, खैरसेन से लेके, ओडेसा से लेके, और मालडोवा में जहां उसकी सेना बैठी है रूस की, वहां तक ये जहां तक उसकी पाइपलाइन जाती है, पूरा ब्लैक सी और अजोव उसके कंट्रोल में हो जाता है। सारे के सारे बंदरगाह उसके हाथ में आ जाते हैं। उसके बाद में ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट तब हो जाता है जब दोनों सेनाएं लड़ना बंद कर देती हैं, कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकलने नहीं रहा, कोई सीज फायर होने के बाद में कोई बातचीत खास किसी नतीजे पे नहीं निकल रही, और सेना वहीं के वहीं बैठी हुई है। यही होने जा रहा है। रूस ने देख लिया, कीव के अंदर अटैक करके, चर्निहिव में देख के, खार्किव में देख के, या पे कह लीजिए डेनप्रो में देख करके, या पोल्टोवा में देख के, सब जगह पे कि अगर आप यहाँ पे लड़ने लगे
तो अमेरिका की जो चाल है कि आपको वो इंसर्जेंसी में घुसेड़ेगा, वो कामयाब हो जाएगा। और देखिए श्वेता, इंसर्जेंसी के अंदर कोई कितना ही ताकतवर देश क्यों ना हो, वो नहीं, वो वहां पे कामयाब नहीं हो पाएगा। अब रशिया की जहां तक इकोनॉमिक की बात है, देखिए गैस का बॉम्ब रशिया ने कल ही छोड़ा है। रशिया ने कहा कि अगर रूबेल में पेमेंट नहीं करोगे तो आज से 1 अप्रैल से आज से बंद हो जाएगा तेल। जर्मनी जो है उछल रहा है, आपका फ्रांस उछल रहा है, इंग्लैंड उछल रहा है, बाकी काफी देश जो है वेस्टर्न कंट्रीज के वो सकते में आ रखे हैं। और इन लोगों ने दिखाना भी शुरू कर दिया, टर्की से लेके और जर्मनी से लेके फ्रांस तक ने, कि भाई मत करो इसको ज्यादा, हम लोग मारे जाएंगे, क्योंकि इनको इंपैक्ट होगा, इसका नेगेटिव इंपैक्ट इनको जाना है। जहां तक अमेरिका का सवाल है, देखिए 1 बिलियन बैरल कल से उसने जो बाइडेन ने आपके दे दिया है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व खोल दिए हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट कितनी है? $12 बिलियन पर डे। रशिया कितनी प्रोड्यूस कर रहा है? 5 to 6 बिलियन, सॉरी नॉट बिलियन, मिलियन बैरल मिलियन गैलन पर डे। तो अब इसको, इस तेल को जो आप लेके दे रहे हो, 1 मिलियन गैलन से क्या होने वाला है? अमेरिका का तो शॉर्टेज है, वही पूरा होगा मुश्किल से, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज को कौन देखेगा? और जहां तक आपका सवाल है, देखिए मिडिल ईस्ट का, मिडिल ईस्ट में $10 बिलियन का करार सऊदी अरेबिया ने चीन को दे दिया। यूएई से लेके इजिप्ट से लेके जितने भी देश है, ईरान तक, सबके सब शिफ्ट दिखा रहे हैं कि वो दे आर ट्राइंग टू शिफ्ट टुवर्ड्स चाइना एंड रशिया, उस तरफ जा रहे हैं, रूबल की तरफ जा रहे हैं। तो अमेरिका का जो डॉलर है उसको कौन पूछेगा? आज भारत के अंदर रूस के रक्षा मंत्री आए हुए हैं,